हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। कल मैंने आपको तपन कुमार नंदी, जो रिटायर्ड सिपाही हैं, जिन्होंने कल अपनी बच्ची के लिए इलाज के लिए इधर उधर भाग रहे थे, एक लेटर डाला था उनका। और जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं उनके बारे में ईसीएच की क्या गाइडलाइंस है, एक लेटर मुझे डालना था, 2017 में निकला था, लेकिन उसको मैं कल डालूंगा। आज मेरे व्यूअर्स के कुछ खास कमेंट्स हैं, उनको मैं लेना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ओआरओपी के बारे में बताऊंगा। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे पेंशनर्स की ये आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि क्या भारत सरकार ओआरओपी को लागू नहीं करेगी। क्या भारत सरकार जो 7/11/2015 का नोटिफिकेशन है उसे लागू करने से पीछे हट जाएगी। अब ये तो पता चलेगा, लेकिन अधिकतर काफ़ी जगहों से ये सूचनाएं आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं कि भारत सरकार आखिरकार ऐसी जो बेफिक्री जमा रखी है, ऐसी क्यों है। अब मैं आपको कुछ और भी मेरे व्यूअर्स के व्यूज हैं उनको बताऊंगा। अब मैं स्पर्श में लेकर के चलता हूं। मेरी किसी खास जानकार व्यक्ति से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि स्पर्श को रुकवाने के लिए कोर्ट में केस कर रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम लगभग 20 लाख के आसपास पेंशनर स्पर्श में जा चुके हैं। ये प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इन 20 लाख में लगभग 3 लाख डिफेंस सिविलियंस हैं, हमारे 17 लाख के आसपास हैं, और लगभग इतने ही और हमारे जो पेंशनर्स हैं रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी प्रकार इस प्रक्रिया से पीछे हटा जाएगा। इस प्रकार आशा करना कि ये प्रक्रिया जो रुक जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। अब जो 20 लाख लोग स्पर्श में जा चुके हैं उनको वापस बैंकों में और डीपीडीओ में कैसे भेजा जाएगा, एक अव्यवस्था फैल जाएगी। और एक बता रहे थे मुझे कि जो अग्निवीर को रुकवाने के लिए भी कोर्ट में केस चल रहा है। देखते हुए क्या होता है, लेकिन अग्निवीर के जो पहला बैच जनवरी में शुरू हो रहा है, मुझे यहाँ भी नहीं लगता कि किसी प्रकार की रुकावट यहाँ भी आएगी। अब मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ पेंशनर्स के अकाउंट एसबीआई में हैं और ये कहा गया था कि 30/9/2022 तक एसबीआई के जितने भी पेंशनर होंगे स्पर्श में चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ एसबीआई का एक पेंशनर है और उसका अभी तक अकाउंट स्पर्श में नहीं गया है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चिंता नहीं करें, आपका स्पर्श में नहीं गया, चला जाएगा। हो सकता है कि जो अकाउंट्स हैं पेंशनर्स के, एक ही बैंक में कई कई बैंकों के अकाउंट्स हैं। हो सकता है पता नहीं चला हो या उस मापदंड में नहीं आया हो जिस मापदंड में आना चाहिए था। वो आपकी चिंता नहीं है, आप आराम से रहें और यह हो जाएगा। एक और मेरे किसी व्यूअर ने डाला, यदि आपने एमएलसी डाउनलोड कर रखा है और सिग्नेचर करा करके 2-3 दिन अपने पास रख दिया है एमएलसी, और यदि जो सिस्टम है स्पर्श है उसके अपलोड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि जब ये बार बार प्रॉब्लम आई किसी पेंशनर के साथ तो उनको सलाह दी गई कि आप ऐसा कीजिए, पुनः एमएलसी निकालें और सेम डे आप अपलोड कर दें। वो सफल हो गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यदि एमएलसी अपलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो उस पहले वाले एमएलसी को छोड़ करके दूसरा निकाल लें और सेम डे उसको अपलोड कर दें, आप सफल हो जाओगे। हाँ, जिन पेंशनर का अकाउंट अभी बैंकों में ही है, स्पर्श में नहीं गया हुआ है, उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसी तरीके से देना है जिस तरीके से वो पहले दे रहे थे, क्योंकि उनकी जो पेंशन आएगी वो बैंकों से या डीपीडीओ से आएगी, स्पर्श से नहीं आएगी। केवल और केवल जो अकाउंट स्पर्श में चले गए हैं उनकी परेशानी है, और जो उनके अकाउंट स्पर्श में चले गए उनको ही देखना है, उनको डीएलसी देना है और या उनको एमएलसी देना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, और
ये गलती नहीं करें, क्योंकि जो स्पर्श पीपीओ है वो 12 अंकों का है। तो स्पर्श पीपीओ के साथ में अपना डीएलसी दें, न कि यूजर नेम, क्योंकि यूजर नेम के साथ में 01 और 02 लगा हुआ है। अभी भी मैंने कल देखा, कोई बता रहे थे यूट्यूबर कि जो 12 नंबर का पीपीओ है उसमें 01 लगा करके पेंशनर का हो जाता है, 03 का फैमिली पेंशनर का हो जाता है। ये 03 बारी बात गलत थी, ये पीसीडीए की ओर से निकली थी। पेंशनर्स के लिए, जो फैमिली पेंशनर हैं, उसके लिए केवल 02 लगाना होता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जब आप डीएलसी दे रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि वहाँ आता है कि आप फैमिली का देना चाह रहे हो या पेंशनर का, तो उल्टा सीधा टिक नहीं हो जाए। उल्टा सीधा टिक होगा तो आपके पास सूचना नहीं पहुँच पाएगी। एक मेरे को अली हसन जी हैं, वो कह रहे थे कि सर हम दे करके तो आगे, लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी सूचना है नहीं, क्या वो सही है? हाँ, बैंक में आपने दे दिया, बैंक में आपका अकाउंट है, वही पुराने तरीके से आप दे करके आ गए हो, वो आपका सही है और उसी से आपकी पेंशन आएगी और बैंक ही आपकी पेंशन बनाएगी। मैंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन हैं उनके साथ कमाल का फाइनेंशियल डिग्रेडेशन हुआ है। मेरे से कोई पूछ रहे थे कि साहब इसका बिल्कुल निचोड़ क्या है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का। हमने उनको बताया कि ऑनरेरी और लेफ्टिनेंट जो कैप्टन हैं और लेफ्टिनेंट हैं उनकी 1/1/2016 को पे फिक्सेशन 31/12/2015 को जो उनकी बेसिक पे थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके किया जाए, जैसा कि अन्य ऑफिसर्स, जेसीओज और अदर रैंक्स का हुआ है। यदि उनका इस प्रकार होगा तो उनका जो पे है 1/1/2016 को प्रोटेक्ट हो जाएगी। और दूसरा इसका निचोड़ ये है कि उनकी OROP-2 की फिगर इस प्रकार आए जैसे OROP-1 में आई थी, यानी उनके लिए जो रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन हैं उनकी 28 से 32 साल की पेंशन दे रखी है। उस पेंशन के आधार पर ही जो नोशल निकाल रखा है इनको, इनकी OROP आए। बस ये इसका निचोड़ है इनके लिए। नायब सूबेदार एक्स और वाई ग्रुप में बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने बहुत ही चालाकी से उनकी जो इनिशियल पे स्टार्टिंग है वो गलत कर रखी है। वो 5000 जो 5th पे कमीशन में जो 5000 बेसिक पे थी उसका 9300 बनता था, उस हिसाब से निकाल रखी है, जबकि इनको 5770 और 5640 5770 और 5640 का निकालना चाहिए। अब क्योंकि जो बाई ग्रुप है उसको एक्स ग्रुप में कर दिया गया है तो 5770 से उनकी जो इनिशियल पे है नायब सूबेदारों की वो 38,400 के से शुरू होगी, न कि 35,400 से शुरू होगी। और भी जितनी चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। और कल मैं आपको वो लेटर डालूंगा, क्योंकि ECHS में जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। उस लेटर में बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि यदि आप एमपैनल्ड हॉस्पिटल में जाते हो, यदि आपके पास बेड नहीं है तो एमपैनल्ड हॉस्पिटल क्या करेगा, और आपको यहाँ सारी सुविधा नहीं है तो आपको सर्विस हॉस्पिटल में जा कर के क्या क्या सुविधाएं लेनी है। इस प्रकार वो लेटर में सब कुछ वर्णित है। और उस लेटर की मैं तो यही चाहूँगा आप फोटोकॉपी रखें। और कल जो मैंने लेटर डाला था शुरू में तो प्रतिक्रियाएँ कम आ रही थी, लेकिन जो भी उसको सुन रहा है तो पता चल रहा है कि वो बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि ये प्रकार की बहुत ज़्यादा असुविधाएँ ECHS में हो रही हैं। अब किस किस लेवल से हो रही हैं, अलग अलग लेवल से हो जाती हैं, लेकिन एमपैनल्ड हॉस्पिटल में भी ये परेशानियां हो रही हैं। हो सकता है कि सभी जगह नहीं है, ये कहीं कहीं है, ये मनमर्जी चलाते हैं। हम भी एमपैनल्ड हॉस्पिटल में गए हैं, बिना रेफर के गए हुए हैं और अच्छा ट्रीटमेंट भी हुआ है, लेकिन कई जगह ये पॉलीक्लिनिक में भी परेशानी है, कहीं एमपैनल्ड हॉस्पिटल में भी परेशानी है, कहीं में स्टाफ की भी परेशानी है, कई प्रकार की परेशानी है। लेकिन उसके लिए भारत सरकार ने बड़ी स्पष्ट दिशा निर्देश निकाल रखे हैं और उस लेटर से आपको पता चलेगा, जिसे मैं कल आपके पास डालूँगा।
तो बस मैं इसको यहीं समाप्त करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।